तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 5 लेक्चर नंबर 2। इससे पहले के क्लास में लेक्चर नंबर 1 में टोटली हम लोग बता दिए थे। इसमें क्वेश्चन आंसर भी आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड का, ठीक है। जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं चैप्टर 5 निकालेंगे, उसमें से हम लोग का टाइमलाइंस बहुत सारा दिया हुआ है, टाइमलाइंस याद कर लेंगे। ये 19वीं से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो वैकल्पिक विचार प्रयास किए गए थे, जैसे अमृत बाजार पत्रिका हो गया, आनंद बाजार पत्रिका हो गया, मुद्रालयन पत्रिका हो गई, उपेंद्र किशोर राय चौधरी के छेलेदर रामायण हो गया, ठीक है। यूएन राय एंड सन्स का 1913 में दक्षिण एशिया का पहला मुद्रायण या प्रेस खुला हुआ था। जगदीश चंद्र बसु का आज पढ़ना है कलकत्ता विज्ञान कॉलेज, पेज नंबर 71। विज्ञान के विकास में इंडियन एसोसिएशन का महत्व क्या था, इसके बारे में पढ़ना है आज। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, बाबू बात नहीं करो। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS के बारे में बताए थे। IACS की स्थापना 29 जुलाई सन 1876 में महेंद्र लाल सरकार के द्वारा हुआ था। ACS युवा एवं उत्साही शोधकर्ताओं का मानक है, उपाधि प्रदान किया गया था सर सीवी रमन को। सर सीवी रमन के बारे में पढ़ना है। सर सीवी रमन 1907 से लेकर 1933 ईस्वी में। सर सीवी रमन। रमन इफेक्ट का खोज किसने किया था? रमन इफेक्ट का खोज सर सीवी रमन ने किया था, ठीक है। किरणों के परावर्तन का प्रभाव किसने किया था, किसने दिया था ये खोज? ये मतलब रमन इफेक्ट का खोज किया था, नामकरण दिया गया था। इनके सिद्धांत को 1928 में प्रकाशित किया गया और नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को 1930 में दिया गया है और 1928 में प्रकाशित हुआ था क्या चीज? सीवी रमन के रमन इफेक्ट को, ठीक है। प्रकाशित किसको, कौन सी पुस्तक थी? किरणों के परावर्तन का प्रभाव। किरणों के परावर्तन का प्रभाव, ये एक सिद्धांत था जो 1928 में प्रकाशित हुआ। रमन इफेक्ट के वजह से नोबेल पुरस्कार 1930 में किसको दिया गया था? तो दिया गया था आपके सीवी रमन को, ठीक है। और ये किसके एसोसिएशन के सबसे मेन हेड कौन थे? यही थे। डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किए गए थे सर सीवी रमन 1907 से लेकर 1933। 1930 में नोबेल पुरस्कार, 1928 में इनका सिद्धांत लागू हुआ और 1907 से लेकर 1933 तक ये कार्यरत रहे थे। इन्होंने IACS की स्थापना 29 जुलाई 1876 में महेंद्र लाल सरकार के द्वारा मिलकर यहाँ पर भौतिक, रासायनिक, जैविक ऊर्जा और पदार्थ विद्या के बारे में अध्ययन कराया था। पदार्थ में हम लोग पढ़े थे जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी तरीके से रमन इफेक्ट के बारे में आज रमन इफेक्ट पढ़ा दिए थे। इसके बाद आज पढ़ना है, आप लोग को पढ़ना है आज के बारे में जगदीश चंद्र बसु, ठीक है। जगदीश चंद्र बसु के बारे में पढ़ेंगे। जगदीश चंद्र बसु के बारे में पढ़ेंगे। जेसी बोस, रेडी है? जेसी बोस के बारे में पढ़ेंगे। जेसी बोस, अरे क्या आ गया, थोड़ी है। देखो यहां से देखते हैं, ध्यान से समझना। यहां से वैज्ञानिक प्रगति एवं प्रमुख संस्थान क्या होता है? वैज्ञानिक प्रगति एवं प्रमुख संस्थान इसी 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ था। कठोर वैज्ञानिक खोजे एवं रमन इफेक्ट क्या था? खोज किया था डॉक्टर सीवी रमन ने। प्रमुख खोजकर्ता क्या थे? प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। प्रकाशन व नोबेल पुरस्कार मिला था इनके सिद्धांत के लिए 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था इनको, और नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, ठीक है। किसके वजह से? रमन इफेक्ट के वजह से। इन्होंने ही बताया था कि जब प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो स्कैटरिंग का काम करता है। और उसी में कितने रंग दिखाई देते हैं? 7 कलर के रंग दिखाई देते हैं। 7 कलर दिखाई देता है हम लोग को, 7 कलर। 7 कलर जिसमें कौन कौन आते हैं? विब ग्योर, विब ग्योर, ठीक है। विब ग्योर आता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको फिजिक्स में पढ़ना है, इसीलिए इनको भौतिकी का दाता कहते हैं। भौतिकी में भी आते हैं, इनका नाम आता है सीवी रमन का। तो सीवी रमन जो थे, इनको 1928 में इन्होंने अपनी किताब लिखी और 1930 में क्या हुआ, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके वजह से? रमन इफेक्ट के वजह से।
इन्होंने कहा कि जब प्रकाश टकरा के क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो उसके कारण हम लोग को 7 कलर्स दिखाई देते हैं। सफेद कलर में आपको 7 कलर दिखाई देंगे। आईएसीएस, आईएसीएस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, आईएसीएस। इसकी इंडिया एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस। आईएसीएस में भारत में विज्ञान में विकास के मील का पत्थर कहा जाता है। मील का पत्थर मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि भारत में 19वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य में चला था। कलकत्ता विज्ञान कॉलेज किसने खोला था? कलकत्ता विज्ञान कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? जेसी बोस थे। नाम क्या था? जगदीश चंद्र बसु। तो बंगाल में वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1914 में आशुतोष मुखर्जी के द्वारा की गई क्या चीज? कलकत्ता विज्ञान कॉलेज की स्थापना। किसके द्वारा किया गया था? आशुतोष मुखर्जी के द्वारा। और उनके सहायक कौन कौन थे? इसके संस्था में वैज्ञानिक सहायक कौन कौन थे इस संस्थान में? कौन थे? पीसी राय, सीवी रमन और के एस कृष्णन। कौन कौन? पीसी राय, कौन कौन थे? पीसी रॉय, सीवी रमन और के एस कृष्णन। ये महान वैज्ञानिक जुड़े हुए थे। यहाँ मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन, जैविक विज्ञान, बायोकेमिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान किया जाता था। प्रमुख शिक्षक एवं शिक्षार्थी थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय और सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनका नाम है सीवी रमन। पूरा नाम क्या है? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसका ना शॉर्ट नेम क्या है? सी वी रमन। तो सी से हो गया चंद्रशेखर, वी से हो गया वेंकट, और रमन से रमन याद रहेगा। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये पूरा नाम है। आचार्यों के सानिध्य में सत्येंद्र नाथ बोस, ज्ञान चंद्र घोष और ज्ञानेंद्र मुखर्जी जैसे प्रमुख शिक्षार्थियों ने विज्ञान के ऊंचाइयों को पहुंचाया था, विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। तो आचार्यों का नाम क्या था? डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय और एक थे सीवी रमन। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र रॉय और सीवी रमन, ये दोनों ने मिलकर कई सारे बच्चों को साइंस में दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया था। साइंस की दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें बायोकेमिस्ट थे, बायोकेमिकल थे, बहुत सारी चीजें थी। बायोकेमिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सब पढ़ाया जा रहा था। औद्योगिक योगदान में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने ऐतिहासिक बंगाल केमिकल एवं फार्मिस्ट वर्क्स, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स, ये सब की स्थापना की। वहीं मेघानंद शाह और ज्ञान चंद्र घोष ने आजादी के बाद राष्ट्रीय योजना आयोग में जुड़कर देश को नई दिशा दी गई थी। ये देश को नई दिशा देने वाले आगे लोग बढ़े थे। पशु विज्ञान मंदिर जो था, इसका स्थापना 30 नवंबर 1917 ईस्वी को महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने किया था। याद रखिएगा, केस्कोग्राफ नामक मशीन किसने बनाया था? आचार्य जगदीश चंद्र बसु। पेड़ों में भी जान है, ये किसने बताया था? आचार्य जगदीश चंद्र बसु। याद रहेगा, जेसी बोस। ठीक है, अगर बोलेगा कि रमन इफेक्ट के बारे में, तो क्या नाम रहेगा? सीवी रमन। खोजकर्ता कौन थे? सीवी रमन थे। 30 नवंबर सन 1917 ईस्वी को महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बसु द्वारा की गई यह देश का पहला ऐसा विज्ञान केंद्र था जो पूर्णतया वैज्ञानिक शोध को समर्पित था। बाद में इसका नाम बदलकर बोस इंस्टीट्यूट कर दिया गया। इसका नाम बदलकर, ये जो पशु विज्ञान मंदिर है, इसका नाम क्या कर दिया गया? बोस इंस्टीट्यूट। ठीक है, मतलब बोस इंस्टीट्यूट का नाम ही था। आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने इसका पहले पुराना नाम था, उसको नया नाम क्या दिया गया? बोस इंस्टीट्यूट। और भौतिक रसायन, प्लांट बायोलॉजी, प्लांट के बारे में भी जानकारी किसने दिया था? जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट, फिर बायोफिजिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी, उसके बाद हो गया इम्यूनो टेक्नोलॉजी, बायो इंफ्रामेटिक्स एवं पर्यावरण विज्ञान के बारे में बताया था। जगदीश चंद्र बसु का भी बहुत ज्यादा योगदान है भारत में। भारत में आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक माने जाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक माने जाते हैं कौन? जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने सूक्ष्म तरंगों को, यानी माइक्रोवेव्स को, जो हमारे अगल बगल में चल रही है ना, ये सब के सब इसके अंदर माइक्रोवेव्स चल रही हैं। माइक्रोवेव्स, जिसकी वजह से आप हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। लाइट्स के भी क्या है? माइक्रोवेव्स हैं। वो सब माइक्रोवेव्स एक तरंग के अनुसार चलते रहता है। तरंग ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, उसके हॉरिजॉन्टली चलते रहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तो वो सब के कारण अपवर्तन, विवर्तन, देखो अपवर्तन जो कल पढ़ा है, अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवीकरण के प्रयोग किए। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधे में भी क्या होता है? यांत्रिक ताप, विद्युत तथा रासायनिक उत्तेजनाओं में प्राणियों के समान विद्युतीय संकेत उत्पन्न किए जाते हैं। आप साइंस में भी पढ़े थे, पहले ही चैप्टर में, पहले ही पेज पे दिया हुआ था कि उसमें पेड़ पौधों की भी क्या होती है?
चलन होती है, मतलब उसका चलन होता है। कीमोनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक और नेस्टिक गति होती है ना। कौन-कौन सी नेस्टिक गति, कौन-कौन सी गतियाँ? ट्रॉपिक गति, टैक्टिक गति, नेस्टिक गति, है ना? नहीं था? ट्रॉपिक, टैक्टिक और नेस्टिक। उसके बारे में किसने बताया था? जगदीश चंद्र, ठीक है? जगदीश चंद्र, आगे बढ़ते हैं। तकनीकी शिक्षा का विकास। तकनीकी शिक्षा के संबंधी 1938 ईस्वी में कांग्रेस ने मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया। तकनीकी शिक्षा के विकास के विशेष जोर दिया गया और इसके अन्य प्रमुख सदस्य जगदीश चंद्र बसु, बीरबल साहानी और शांति स्वरूप भटनागर और वह नजीर अहमद थे। प्रारंभिक इंजीनियरिंग कॉलेज में बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1856 में हुआ था। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR, याद रखिएगा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 1942। 1856 में इंजीनियरिंग कॉलेज और अनुसंधान परिषद 1942। एबी हिल कमेटी, ये तकनीकी शोधों के लिए कुन्नूर में, कसौली में, मद्रास में, बंबई में, इन सब जगहों पे खोला गया एबी हिल कमेटी 1944 में। ब्रिटिश भेदभाव नीति, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों के साथ नस्ल भेद की नीति अपनाई जाती थी। इसे दूर करने के लिए 1864 में सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी, मतलब कि अंग्रेज ये सोचते थे कि हिंदू और मुस्लिम ये दोनों को क्या कर दिया जाए, अलग अलग करके पढ़ाया जाए, ठीक है? तो इसमें ही आए समाजकर्ता एक, नाम था क्या, सर सैयद अहमद खान, जो मुस्लिमों के अंदर जागरूक पैदा किए, ठीक है? उसमें मतलब धर्म के आधार पर बंटने के लिए मना किए और साथ साथ उन्होंने कहा कि अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया जाएगा। इसमें साइंटिफिक साइंस के लोग सबसे ज्यादा जुड़ेंगे और ये पूरा चैप्टर आपके साइंस के ऊपर है, मतलब साइंस में कैसे कैसे लोगों ने अपने अपने योगदान दिए थे। 1876 ईस्वी में ML सरकार द्वारा एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की गई, जो IACS पढ़े थे। एसोसिएशन, सॉरी, एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ठीक है? एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये किसके द्वारा? 1876 में ML सरकार द्वारा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन क्या था रोल? 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, NCE। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, NCE, याद रखना, फुल फॉर्म इसका पूछा था। NCE क्या है? हिस्ट्री के एग्जाम में पेपर है अभी मेरे पास, NCE क्या है क्वेश्चन पूछा हुआ था। NCE 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था स्वदेशी नियंत्रण के आधार पर छात्रों को साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देना, जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को चुनौती दे सकता था। मतलब कि भारत में रहते हुए लोगों को साहित्यिक दिया जाए, साहित्य के अनुसार, वैज्ञानिकता के अनुसार और तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के अनुसार शिक्षा दिया जाए। जो जो टेक्नोलॉजी हम लोग के पास अवेलेबल है, उस अवेलेबल टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाया जाए। जैसे मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से आपको पढ़ा रहे हैं। पीडीएफ्स यहाँ पर हैं, आराम से आप देख पा रहे हो और अंडरलाइन भी कर पा रहे हो। ये क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। उस समय बच्चों को जितने भी टेक्नोलॉजी दी जा सकती थी पढ़ाई को लेकर, वो टेक्नोलॉजी दी जाती थी, ठीक है? प्रेरणता व सहायक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, राजा सुबोध चंद्र मलिक, बजेंद्र किशोर राय और कौन थे? रासबिहारी चौधरी ने इनके इसके निर्माण में महत्वपूर्ण आर्थिक व नैतिक योगदान दिया। जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण था, जनवरी 1938 ईस्वी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस को भेजे संदेश में उन्होंने कहा था, इनका नाम एकदम वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दृष्टिकोण से कि, के दृष्टिकोण से कहा था, जनवरी 1938 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस भेजे संदेश में उन्होंने कहा था कि सिर्फ विज्ञान ही अकेले भूख और गरीबी, गंदगी, अशिक्षा, अंधविश्वास और मृत हो रही परंपरा, रीति रिवाजों तथा संसाधनों के भारी बर्बादी से बचा जा सकता है। वो कौन बचा सकता है? ओनली एंड ओनली आया साइंस ही केवल क्या कर सकता है? बचा सकता है। चाहे वो गंदगी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे अशिक्षा हो, अंधविश्वास हो, साइंस के ऊपर अगर भरोसा कर लोगे तो आप उस साइंस से पढ़कर आप आगे निकल सकते हो। इसी दर्ज पर बाद में NCERT की स्थापना की गई। इसी दर्ज पर NCERT, ठीक है?
ये एक नेशनल काउंसिल है, जो क्या करता है, एक पुस्तक बनाता है, जो डीप पुस्तक बनाता है। आप लोग की जो ये पुस्तक बनी हुई है, वो सब के सब एनसीईआरटी बेस पे है। जो अभी नया-नया पुस्तक जो लोग खरीदे हैं, वो एनसीईआरटी बेस पे है। इसीलिए बहुत ही डीप जानकारी दी हुई है। एनसीईआरटी में बहुत ही डीप जानकारी दी रहती है। आप एनसीईआरटी पढ़ के आईएएस, आईपीएस एंड डॉक्टर्स के भी डॉक्टर्स भी जो बनने जाते हैं, नीट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो सब भी क्या पढ़ते हैं? एनसीईआरटी ज़रूर कहीं न कहीं पढ़ते हैं। जो आईसीएस के एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर हो गया आपके जैसे आईसीएसई बोर्ड होता है ना, अ, इंग्लिश के जितने इंग्लिश मीडियम के बोर्ड होते हैं, वो सब किस पे बेस्ड रहता है? उसकी पुस्तकें जो होती है एनसीईआरटी पे बुक रहती हैं, बेस्ड रहती हैं। और आप लोग का पुस्तक जॉन मंथौन भर दिया है कि नहीं? साइंस में भी वो नई चीज़ें नहीं पढ़ने को वो भी भर दिया है, ठीक है? लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक में ऐसे नहीं होता है। एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक में आपको वही चीज़ें दी जाएँगी जो आपका माथा खोले, दिमाग खोले। अब वो देखो 5 क्लास का बुक देख लेना, 5-6 क्लास का बुक साइंस का। उसमें तो शिक्षक ने कहा, शिक्षिका ने कहा, शिक्षक लड़ लिए, ठीक है? हो गया, ऐसे ही खाली दिया है उसमें, ठीक है? बेतला ने ये कहा तालाब में पानी खोदो तो उसमें पानी निकलेगा और उसमें मछली-वछली डाल दोगे तो मछली एगो औरो नया मछली बनाएगी, ठीक है? बस हो गया काम खत्म। इसी के बारे में दिया हुआ है, तो वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, वो जो मन तो लिख दिया है। और ना क्वेश्चन आंसर दिया है ना कुछ। टीचरों परेशान है, स्टूडेंटों परेशान है उस चीज़। उससे अच्छा है वो क्वेश्चन दे दे, है ना? मतलब एगो चैप्टर देने के बाद एगो क्वेश्चन दे दो। जैसे बहुत सारे टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, कई सारे सिस्टम्स हैं। वो सबका एगो टॉपिक बना दो, चैप्टर वाइज़ बना दो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स दे दो। वो पढ़ेगा कि शिक्षिका ने उससे कहा रूबिका से कि रूबिका ने कहा कि उससे कैसे लड़ा जाता है। गर्मी में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, किसको नहीं पता रहता है। ठंडी में ऊनी कपड़े पहने जाते हैं तो ऊन किससे बनता है? ऊन कैसे लेके आएँगे? अब शिक्षिका ने कहा कि ऊन ऐसे यहाँ-वहाँ से लेके आइए, पहाड़ी लोग रहते हैं वहाँ से ऊन लेके आया जाता है। वो ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है। ब उससे अच्छा एगो टॉपिक दे दो, टॉपिक के हिसाब से पढ़ाओ। चलो ऊन कहाँ से लेके आया जाता है ये बात हम थोड़ा मान भी लेते हैं कि चलो ठीक है, ऊन भेड़ों से लेके आया जाता है, बनाया जाता है, ये बात ठीक है। लेकिन वो नाम देने का क्या ज़रूरत है? रूबिका ने स्नेहा से कहा, स्नेहा ने काला से कहा कि काला ने बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट देखो ध्यान से। एनसीईआरटी समझ में आ गया? एनसीईआरटी की स्थापना 1938 के बाद जवाहरलाल नेहरू ने जो बात कही थी उसके बाद ही एनसीईआरटी की स्थापना हो गई। ठीक है? एनसीईआरटी की स्थापना हो गई। ठीक है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए। नेशनल काउंसिल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, सर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है? क्या फुल फॉर्म बताइए तो? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। लिखा हुआ ना किताब में? हाँ। बताइए एनसीईआरटी का फॉर्मूला, फुल फॉर्म? नेशनल काउंसिल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये सब कुछ किताबें रिसर्च करके देता है। पहले रिसर्च कर लो, उसके बाद किताबों में लिखो। ये किताबें ऐसी होती हैं। मतलब जोन मन तोन नहीं भर देगा, इसमें पहले रिसर्च होगा। अगर साइंस का किताब इसका देखोगे ना एनसीईआरटी का, साइंस का किताब देखोगे तो सारा चीज़ पूरा रिसर्च हुआ है और रिसर्च होने के बाद ही उसमें लिखा गया। ठीक है? जो मन तो एनसीईआरटी, जो मन तो लेखक या फिर जो मन तो टीचर नहीं लिख देते हैं। पूरा रिसर्च होता है बढ़िया से, वो पूरा नेशनल लेवल पे जाता है और उसके बाद ही क्या होता है, बुक छपाता है। ठीक है? ऐसे नहीं छपा जाता। तो नेशनल काउंसिल है ये, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट क्या होता है? 25 जुलाई 1906 को तारानाथ पालित के प्रयासों से हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष अरविंद घोष थे। याद रखना, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरविंद घोष। विकास क्रम कब से कब तक रहा है? देखो, प्रारंभ में यह नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के विरोधी था, परंतु 1910 में दोनों संस्थाएं आपस में मिल गई।
1921 में इसमें भारत में पहली बार रासायनिक अभियंता विषय पर शिक्षा देना प्रारंभ किया। 1940 में यह स्वतंत्र विश्वविद्यालय बना और आज़ादी के बाद 1955 ईस्वी में जादवपुर यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत ये जादवपुर विश्वविद्यालय बन गया। आज भी देखना, कभी-कभी दिखाता है एडवर्टाइज में देखना, जादवपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती हो जाइए। तो नहीं बोलता एडवर्टाइज में, अमेठी यूनिवर्सिटी। ऐड में नहीं दिखाता है कभी-कभी टीवी पे, अमेठी यूनिवर्सिटी, जालंधर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, श्रीरामपुर कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी है। उसी तरह ये जादवपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है? ये यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें जब आप 12th क्लास पास कर जाइएगा, अच्छा मार्क्स आएगा, तो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी आपको क्या करेगा? बुलाता है। आइए हमारे इस कॉलेज से पढ़ के जाइए, हमारे विश्वविद्यालय से पढ़ के। नंबर अच्छा आया तब, ऐसे ही थोड़ी 25 मार्क्स लेके आएँगे, पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। समय सारणी देखो आप लोग का दिया होगा किताब में। 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। 23 में क्या हुआ था? 1823 में मेडिकल कॉलेज एंड फिजिकल सोसाइटी की स्थापना। 35 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 35 में कलकत्ता मेडिकल। 56 में बंगाल के शिवपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। 76 में एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना। जो जो स्टार कर रहे हैं स्टार करा लीजिए, स्टार कर लीजिए एकदम। 1784, 1723, 1876, 1823, 1784, 1784, 1823, 1876। सब इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं है रे बाबू। 1914 आशुतोष मुखर्जी ने कलकत्ता विज्ञान कॉलेज की स्थापना। आशुतोष मुखर्जी। 1917, 1928, 1917, 1928, 1917, 1928 नहीं है, कॉपी में लिख लीजिए या फिर हेडर पे लिख लीजिए किताब में, या फूटर में लिख लीजिए। हेडर और फूटर में लिख सकते हैं, ये दोनों नाम लिख लो। 1917 में आचार्य जगदीश चंद्र बसु के द्वारा स्थापना। बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने किया था? 1917 में किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु। अरे पूरा नाम विज्ञान मंदिर नाम था ना, ये देखो, आचार्य जगदीश चंद्र बसु द्वारा बसु विज्ञान मंदिर बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना। तो उतना नाम याद रखने से, बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु। पौधे में भी जान है किसने कहा था? जगदीश चंद्र। रमन इफेक्ट किसने दिया था? सर सीवी रमन। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, चंद्रशेखर वेणुगोपाल अय्यर, त्रिचिपल्ली चंद्रशेखर वेणुगोपाल अय्यर, तिरुवनंतपुरम त्रिचिपल्ली चंद्रशेखर वेणुगोपाल अय्यर। दिस इज माई ओनली पेट नेम। बोलता है ना, बोलता बाप रे बाप, ऐसे ही करते करते बोलते बोलते चल जाता। धमाल फिल्म में नहीं दिखा है? ऐसे बोलते बोलते चल जाता है गोवा, मतलब तेरा नाम ही नहीं खत्म हो रहा है। बाप दादा सबका पूरा गांव का नाम ले लेता है। पहले बोलता है क्या सर आपका नाम क्या है, तो बोलता है अय्यर। अब उसके बाद वो चालू हो जाता है वेणुगोपाल अय्यर। तो बोलता है मानव, उसका नाम रहता है आदि, आइगो का नाम रहता है मानव, आदि मानव। गजब नाम रहता है। तो बोलता है तुमको पूछना, नाम पूछना जरूरी था। पूरा माथा पका देता है उसका। 1928 में रमन इफेक्ट के सिद्धांत क्या प्रकाशन हुआ था? अब देखते हैं औपनिवेशिक शिक्षा। क्या देखते हैं? औपनिवेशिक शिक्षा, नीति आलोचना एवं पाश्चात्य शिक्षा विवाद। प्राच्य और पाश्चात्य, पाश्चात्य का मतलब होता है शिक्षा के पाश्चात्य, और पश्चिमी शिक्षा सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था। शुरुआती दौर में 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा, और 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इनका नाम एकदम इंपॉर्टेंट रखिएगा, नाम बहुत ज्यादा पूछता है। सर विलियम जोन्स, 1784 में किसकी स्थापना? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम कानून और साहित्य का विकास हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखो ये संस्कृत कॉलेज है, एक तो हिंदू कॉलेज है। एगो संस्कृत कॉलेज था, एगो हिंदू कॉलेज था।
तो ऐसा नहीं है कि आप संस्कृत कॉलेज में जाइएगा तो आपको वहाँ पे मुस्लिम नहीं मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। उनकी बस पढ़ाई क्या थी, थोड़ी अलग। लेकिन हम लोग के भारत में इस समय में सब कोई एकजुट थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। हिंदू, मुस्लिम सब एक तरह के रख के क्या करते थे, पढ़ते थे। ठीक है? सभी कोई एक जैसा ही। तो हिंदू, मुस्लिम के लिए क्या बनाया गया था यहाँ पर? संस्कृत कॉलेज बनाया गया था। स्थापना हुई थी। कहाँ पर? बनारस में। अभी उसका नाम क्या हो गया है? बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। ठीक है? और एक वो होता है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू। ठीक है? और जो बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, बाद में 19वीं शताब्दी में इग्नू की स्थापना की गई। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जो बच्चे उस कॉलेज में जाके नहीं पढ़ सकते हैं, वो बच्चे क्या करें, अपने घर पे ही रह के पढ़ाई कर सकते हैं। उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा इग्नू से। ठीक है? इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के नाम 3 गो अभी बताए। कौन-कौन से नाम? इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू है। उसके बाद जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एगो बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है? समझ में आया? 12 क्लास पास करने के बाद आप जाइएगा सीयू में, चाहे बीयू में। सीयू पढ़ो चाहे बी, बर्धमान यूनिवर्सिटी और एगो कैलकाटा यूनिवर्सिटी। श्री रामपुर कॉलेज, ये कॉलेज है। इनमें किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको मार्क्स दिया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है? वो है कौन सा यूनिवर्सिटी? कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ठीक है? जैसे अभी आप लोग को बोर्ड के द्वारा आपको रिजल्ट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा 10th क्लास का। इससे पहले मिला सर्टिफिकेट? कुछ मिला? नहीं मिला ना। सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको बताता है कि हाँ, आप 10th क्लास पास कर गए। उसके बाद 12th क्लास में जाइएगा तो हायर सेकेंडरी का आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आप इसमें चले जाइएगा ग्रेजुएशन में, तो आपको अंडर ग्रेजुएट का क्या मिलेगा? आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और जब एमए या एमकॉम या एमएससी कर लीजिएगा, मास्टर कहलाए, तब आपको मिलता है पोस्ट ग्रेजुएशन का। जैसे हमको 10th क्लास, 12th क्लास, बीए, एमए, बीएड सबका सर्टिफिकेट रखे हुए हैं हम। ठीक है? सब चीज़ का एकदम बढ़िया से रखे हुए। किसी दिन दिखाएँगे आप लोग को पूरा सर्टिफिकेट। ठीक है? लेकिन क्या ज़रूरत है? आपको समझ में आ रहा है ना? टीचर कितना पढ़ा है, क्या जान के फ़ायदा है? आपको समझ में आ रहा है, बस इतना समझना चाहिए। क्या पता कोई-कोई टीचर ऐसा भी रहता है, नहीं पढ़ा लिखा रहता है, फिर भी पढ़ा देते हैं इतना बढ़िया तरीके से, क्योंकि उनके क्या सूरदास पढ़े लिखे थे? नहीं। कबीरदास पढ़े लिखे थे? नहीं। लेकिन उनकी आध्यात्मिक ज्ञान इतना ज़्यादा था कि वो लोग क्या थे? पूरे लेखक बन चुके थे। ये रैदास वगैरह। तो याद रखना, नीति में बदलाव 1821 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर पाश्चात्य यानी वेस्टर्न संस्कृति के प्रभाव में आ गए और पाश्चात्य शिक्षा पर खर्च को गलती मानने लगे, और उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए। इनके अनुसार बोले थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल क्या होना चाहिए? उपयोगी होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए। मतलब कि आप केवल इस शिक्षा का उपयोग करने के लिए शिक्षा लीजिए, उपयोग करने के लिए, और व्यवहार करने के लिए बस शिक्षा लीजिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं। मतलब तब तो साइंस एकदम झूठा रह गया तब तो। तो साइंस को भी हम केवल क्या पढ़े? उपयोग करने के लिए, चीड़-फाड़ जहाँ-तहाँ कर दें, है ना? कोई तो एक जगह होगा ना, मान लो दर्द हो रहा है पैर में, टाँका लगा दिया सिर में। कैसा शिक्षा है फिर? उपयोगी के लिए पढ़िएगा। तो इसीलिए पाश्चात्य शिक्षा जो था, वेस्टर्न संस्कृति के प्रभाव में आ गए थे हम लोग, और उसी समय से वेस्टर्न शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व होने लगा, वेस्टर्न शिक्षा का। कैसे वेस्टर्न शिक्षा का सर? तो वेस्टर्न शिक्षा का मतलब जो पाश्चात्य शिक्षा था, जो पश्चिमी शिक्षा थी, बहुत ज़्यादा यूज़, इंग्लिश-विंग्लिश में बहुत ज़्यादा बात करने लगे। विवाद का अंत हुआ, मैकाले की नीति आई। लॉर्ड मैकाले ने नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार में भारत की शिक्षा का लक्ष्य पाश्चात्यकरण था। यही मैकाले था जिसके वजह से इंग्लिश आज कंपल्सरी हो गया है। यही मैकाले ने कहा था कि इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको अंग्रेजी पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसी मैकाले की वजह से। इसलिए आप लोग को इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। हर जगह पे देखो वेस्टर्लाइज़ेशन, इंग्लिश लिख दिया ना, नहीं तो पहले संस्कृत था। ये लोग क्या किए कि संस्कृत को
तोड़-तोड़ कर बढ़िया से हिंदी से उसके बाद किसमें ट्रांसलेट किए? इंग्लिश में, ताकि और अच्छे से समझ में आए। जैसे हम नी बोलते हैं, नी। नी का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? हाँ? घुटना। कोई-कोई बोलता है घुटना, कोई बोलता है ठेंगुना, कोई-कोई बोलता है मलाई चक्की। हमारा टूट गया क्या? मलाई चक्की टूट गया। ये बोलता है ना? अच्छा, बेली का मतलब क्या होता है? पेट। कोई बोलता है पेट, कोई बोलता है उदर, कोई बोलता है अमाशय। तीनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। जब साइंस के हिसाब से पढ़ोगे तो खाना कहाँ चला गया? अमाशय में। हाँ, कोनो ऐसे बोल देता है पेट कहाँ है? तो ये रहा पेट, ऐसे बोल देता है। लेकिन अंग्रेज लोग क्या बोला? स्टोमक सीधे बोलो ना, क्या अमाशय-वमाशय याद कर रहे हो? अमाशय, पित्ताशय, हाँ? क्या याद करने की ज़रूरत? अग्नाशय, सब अलग-अलग नाम है। नाम में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसी तरह आप क्या करो, अग्नाशय और आमाशय। देखो अग्नाशय जो होता है ये पैनक्रियाज़ कहलाता है। आमाशय जो होता है वो स्टोमक कहलाता है। कितना बेहतरीन तरीके से बता दिया। दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि नहीं? अग्नाशय, आमाशय, दोनों में कन्फ्यूज़न है। अच्छा, पैनक्रियाज़ कहाँ अलग है? स्टोमक कहाँ अलग है कि नहीं है? तो वेस्टर्न एजुकेशन संस्कृत को हिंदी में और हिंदी से फिर इंग्लिश में बदलने के लिए सही था। लेकिन पूरा का पूरा ये लोग क्या बना दिया? इंग्लिश ही बना दिया। कि तुम बिल्ली को बिल्ली ना बोल के कैट बोलो। ठीक है? ए फॉर अर्जुन ना पढ़ के ए फॉर एप्पल पढ़ो। देखो कितना सुंदर है। एप्पल तुम्हारे सामने भी रहता है। क्या अर्जुन आएँगे तुम्हारे सामने? ठीक है? बी फॉर भीम ना बोलकर बी फॉर क्या बोलो? बॉल बोलो। बॉल तुम्हारे सामने है लेकिन भीम थोड़ी आएँगे। ठीक है? सी फॉर चैतन्य ना बोलकर सी फॉर क्या बोलो? कैट बोलो। कैट तुम्हारे सामने आस-पास चलते रहती है। वैसे ही आजकल बच्चा लोग को देख लेना, बच्चा लोग जो किताब रहता है, किताब उसमें पुस्तक में ए फॉर एप्पल बनाया रहता है, ना कि अर्जुन बनाया रहता है। कितना खतरनाक हम लोग के दिमाग से खेल लिया ये लोग, देखते हो? मतलब हम लोग की संस्कृति भुलाते चले जा रहा है और वो लोग की संस्कृति हम लोग अपना रहे हैं। आज किसी भी बच्चे से पूछो ए फॉर क्या होता है, तो वो अर्जुन कभी नहीं बोलेगा, बोलेगा एप्पल। ये होती है मतलब माइंड को रीडिंग कर लेना। कि लोग को चाहिए क्या? उसी के ऊपर जोड़ दो। यहाँ पर भारत में जिस इसको देखो कि चाहिए क्या? और उसी के ऊपर उसको जोड़ दो। ठीक है? सबसे ज़्यादा जोड़ दो उसपे, कि भाई तुम ए फॉर एप्पल मत पढ़ो। ए फॉर अर्जुन नहीं पढ़ो। ए फॉर क्या पढ़ो? एप्पल पढ़ो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एप्पल खा भी लोगे। ये सब इसको कहते हैं वेस्टर्न कल्चर। ठीक है? ये क्या धोती-वोती पहने हो? देखो तो पैंट 2 गो पैंट डालो पैर में और चल दो। धोती-वोती लगा के बेटा कहीं खुल-उल गया तो हो गया खाली खेला। ठीक है? खेला हो जाबे फिर। ठीक है? तो वो लोग क्या लेके आए? कपड़ा पहनने को लेके आए। देखिए आप धोती कुर्ता पहनते हैं, तो कुर्ता पहनिए ठीक है, लेकिन वो कुर्ता की जगह पे क्या पहन लीजिए? पैंट पहन लीजिए। ये देखिए पैंट है ये, बहुत ही अच्छा है। केवल बस पैर घुसाओ और बस चल दो ऑफ़िस के लिए, कुछ काम करने के लिए, सब है कि नहीं है? उसी के बाद धीरे-धीरे जैक एंड जीन्स आए। कौन है? जैक एंड जीन्स। जीन्स में जैक एंड जीन्स का जीन्स निकल गया। मोटा-मोटा कपड़ा का जीन्स निकल गया। उसी में जैक एंड जीन्स में कोनो-कोनो को माथा धर के फाड़ दिया तो वो जीन्सों फट गया। हम एक दिन लेके आए ₹800 का जीन्स फटा हुआ। हम भी पहनेंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है? डैमेज जीन्स बोला जाता है। देखो तो कितना ये सब वेस्टर्न कल्चर का पढ़ाई है। फटाक से वेस्टर्न कल्चर आ गया। डैमेज जीन्स कहा जाता है उसको। अब सुनो वो जीन्स आया, यहाँ पे फटा था। हम सोचे कि हम भी एकदम फैशनेबल लगेंगे थोड़ा-सा। हाँ। अ क्या किए ऐसे जैसे ही पैर घुसाने गए ना, अंगूठा में फँस गया, फिर आ गया पूरा। वो औरों फैशनेबल हो गया, यहाँ से पूरा पैर दिखाई दे रहा था। डैमेजे हो गया। मम्मी क्या की उसको काट दी काट के पोछना बना दी। पहले ऐसे गाड़ी साफ करना, ऐसे हम घर साफ कर देंगे। तुम गाड़ी साफ कर देना, हम घर और साफा कर लेंगे। आधा जो बचा था ना नीचे से, देखो यहाँ से तो होता है ना डैमेज वाला, तो यहाँ से एक बार माउस कट भी लेके आए थे। माउस कट नहीं होता एगो जीन्स माउस कट भी होता है। तो माउस कट वाला भी लेके आए थे, तो यहाँ-यहाँ पहने थे, ठीक है? अब एक दिन डाले पैर इसमें यहाँ से ऐसे चिरा गया। बोले वाह! क्या माउस कट है, ठीक है? ये तो बिलाई कट हो गया, ठीक है? हाँ, कैट कट हो गया ये लो। उसके बाद से पहनना ही छोड़ दिए। हैं? हम देखना कभी-कभी जीन्स पहनते हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ती।
इतना गर्मी में जीन्स कैसे चलेगा? तो मैकाले की नीति क्या थी कि सब जगह पे कौन सा एजुकेशन? वो इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी पे सबसे ज्यादा क्या दिया जाए? महत्व दिया जाए। मैकाले की ये रणनीति। रविन्द्रनाथ टैगोर इसी पे, शांति निकेतन और विश्व भारती। देखो मैकाले ने क्या कहा कि अंग्रेजी पर सबसे ज्यादा क्या दिया जाए, जोर दिया जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर बोले कि बात तुम्हारा अपनी नीति अपने पास रखो, हम बनाते हैं मातृभाषा का माध्यम शिक्षा। जो हमारी भाषा है सबसे पहले हम उसको पहले रखेंगे। अगर कोई बंगला पढ़ना चाहता है तो आओ शांति निकेतन विश्व भारती, आइए इसमें एडमिशन लीजिए, अपना बंगला पढ़िए। खाली अंग्रेजी पढ़ के आप नौकरी, हमारे ही स्कूल में नौकरी कर लीजिए, टीचर बन जाइए, ठीक है, शिक्षक बन जाइए। सब इन्होंने सब रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक महान शिक्षार्थी थे जिन्होंने भारतीय में पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण ना करने पर अपनी संस्कृति पर गर्व करने पर संदेश दिया। मतलब अपनी संस्कृति है, इस पे हम लोग को गर्व करना चाहिए। भारत की संस्कृति के जैसा कोई भी और संस्कृति नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण कब मिलता जानते हो? 2020 में जब ये आया था, कोरोना आया था, तब तब कोई क्या करता है, बाहर की संस्कृति के अनुसार क्या करता है, हाथ मिलाता है। कोरोना के समय तनी हाथ मिला ले, वहां पे हम लोग की संस्कृति चल रही थी, मस्त है, दूरे से, पास भी नहीं जाता था, लेकिन हाथ मिलाने में तो पास जाना पड़ेगा ना, ठीक है। और हाथ मिलाने में कैसा लगता है? अच्छा देखो, नमस्ते अगर कोई कर रहा है तो ऐसा लगेगा कि बराबर बराबर है, दोनों बराबर है। लेकिन अगर पहले हाथ बढ़ा दोगे ना तो तुमको ही कैसा लगेगा, बेटा हम छोटा है इसलिए हम पहले हाथ बढ़ा दिए, तो बहुत बड़ा है ये, वो हाथ नहीं पहले बढ़ाया। कोई कोई क्या होता है कि हाँ भाई, और ये ये ऐसे नहीं कोई खेलता है, हथेली खेलता है, ये ऐसे हुर्र, हुर्र, ऐसे ना, ऐसे करता है ना, ये लोग सब ये लोग, हाँ वो भी ठीक कर रही है, वो ठीक कर रही है, ऐसे मार के झंझनाता है, ये क्या वेब लेके आ रहा है। अच्छा उससे अच्छा देखो तो कितना सुंदर है, नमस्ते तो वो भी बोलेगा हाँ सर नमस्ते, है ना, नमस्ते करता है। हम रोड रोड पे जाते हैं ना, इधर पे सड़क रोड पे कभी, तो उधर से मान लो कि पैदल पैदल चल रहे हैं तो कोनो देख के बोलता है और मास्टर साहब ठीक है, हाँ नमस्ते मास्टर साहब, हाँ ठीक है, ठीक, खुश रहो, कैसे हो, ठीक हो, एकदम अच्छा लगता है। तो नमस्ते अच्छा है कि हाय हेलो अच्छा है? हाय हेलो छोड़ो, राधा कृष्ण बोलो, है ना, छोटे प्रभु जी बोलते हैं हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्ण बोलो। तो मातृभाषा के माध्यम की शिक्षा बनाने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने शांति निकेतन एवं विश्व भारती जैसे कई सारे यूनिवर्सिटीज खोले। शांति निकेतन, ठीक है, आगे बढ़े। शांति निकेतन की देखो शुरुआत कब हुई थी? टैगोर ने अपने विचारों को मूल रूप से देखने के लिए 1901 ईस्वी में कलकत्ता में लगभग 150 किलोमीटर दूर बोलपुर के निकट शांति निकेतन में एक विद्यालय की स्थापना किया। देखो बोलपुर शांति निकेतन, ऐसे नाम याद रखना, बोलपुर शांति निकेतन, बोलपुर, ये कितना दूर है शांति निकेतन? ये कितना दूर है बाबू? कलकत्ता से 150 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 150 किलोमीटर दूर है बोलपुर शांति निकेतन। वहीं पर एक स्कूल खोला गया था, यूनिवर्सिटी खोली गई थी, नाम था उसका विश्व भारती यूनिवर्सिटी। समझ में आ गया? यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में बताया जाता था। इस कार्य में उन्होंने ब्रह्मवाद उपाध्याय सतीश चंद्र राय और सी एफ एंड्रयूज का बड़ा सहयोग मिला था। देखो सी एफ एंड्रयूज का भी बहुत बड़ा योगदान था। एक अंग्रेज भी था इसमें, बोला था कि भारत की संस्कृति जैसा संस्कृति और कहीं नहीं, ठीक है, अंग्रेज भी बोला था, तो क्यों ना अपनी संस्कृति पे गर्व करे, है कि नहीं है। तो 1901 में शांति निकेतन का क्या हुआ था शुरुआत, और इसी में वो जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, नाम क्या है? कौन सा यूनिवर्सिटी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। बुलाइए जाता है बेटा लोग, तुम लोग यहाँ है हो ही नहीं, यहाँ नहीं हो तुम लोग, शांति निकेतन गए हो। विश्व भारती, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। कहाँ पे किए? शांति निकेतन, कलकत्ता से 150 किलोमीटर दूर, 1901, याद रहेगा। किसका? शांति निकेतन का। विश्व भारती का तो 1921 में किया, दिसंबर 1921 में एक विशाल संस्थान विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
रूप में बदल गया, इसको शांति निकेतन को विश्व भारती रूप में बदल दिया गया। ठीक है, याद क्या रखना है, 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। कहाँ पे किया, बोलपुर में किया। कलकत्ता से कितना किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर। और उसका नाम बदलकर 1921 में क्या कर दिया गया, विश्व भारती विश्वविद्यालय। 16 मई 1922 को इसे कानूनी मान्यता मिल गई। कानूनी मतलब जब तक कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी तब तक आप वहां पे पढ़ा वढ़ा नहीं ना सकते हो। ठीक है, तो जल्दी ही दे दिया गया 1921 में, देखो दिसंबर में। अब मई में क्या मिल गया, उनको मान्यता मिल गया कि हाँ अब यहाँ पर ये विश्व भारती कॉलेज रहेगा। ठीक है, भारती, कोई दिक्कत। इसका उद्देश्य क्या था, पाश्चात्य शिक्षा को थोड़ा थोड़ा लेना है, पाश्चात्य शिक्षा को थोड़ा पढ़ना है, लेकिन अपनी संस्कृति को ज्यादा पढ़ना है। मान्यता अपनी संस्कृति को ज्यादा देना है। भारत की जो संस्कृति है उसकी मान्यता सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और पाश्चात्य शिक्षा को थोड़ा कम रखना चाहिए। ठीक है, पाश्चात्य यानी ईस्टर्न एवं पाश्चात्य यानी ईस्टर्न और एगो वेस्टर्न संस्कृतियों में समन्वय स्थापित करना। विश्व बंधुत्व के भावना विकसित करने के लिए विश्व शांति का आधार तैयार करना। इस संस्था को संस्कृति संश्लेषण यानी कि कल्चर सिंथेटिक के साधन के रूप में विकसित करना। यह मूल रूप से एक आवासीय शिक्षण संस्थान था, जहां भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से छात्र आकर शिक्षा ग्रहण करते थे और प्रकृति के सानिध्य में ज्ञान अर्जित करते थे। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा विश्व भारती, है ना किताब में। देखो गांधी जी भी होंगे उनके साथ, विश्व भारती में गांधी जी भी आए थे, को बुलाए थे जब उनका उद्घाटन था ना, तो गांधी जी भी आए हुए थे, इसलिए वही फोटो लिया गया है। देखो गांधी जी यहाँ पर है, देखो गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, शांति निकेतन में। ये देखो विश्व भारती स्कूल कॉलेज। ठीक है बाबू, प्रकृति के संबंध में टैगोर साहब का क्या विचार था, प्रकृति के संबंध में टैगोर साहब का क्या विचार था बाबू, क्या विचार था। अच्छा, विश्व भारती में विद्यालय के कई विभाग थे, कौन कौन से विभाग थे, पाठ विभाग, पाठ भवन, एगो था कौन सा, शिक्षा भवन, और कौन सा था, विद्या भवन। ये सब क्या नाम थे, ये सब भवनों के नाम थे। ठीक है, और कौन सा भवन, चीन भवन, हिंदी भवन, रविंद्र भवन। रविंद्र भवन में विचित्र भवन कहा जाता था। 1942 में रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ के साहित्यों का अध्ययन कराने के लिए इसमें चित्रकारी, पत्र, उनकी पुस्तकालय और सब चीजें थी। कौन से, रविंद्र भवन में। रविंद्र भवन में क्या चीज का पढ़ाई होता था, रविंद्र भवन में रविंद्र जी के, मतलब टैगोर जी के सारी चीजें रखी हुई थी। जैसे उनका पत्र, उनका जो चित्रकारी था वो चित्रकारी, ये सब के बारे में बताया जा रहा था। ठीक है, चित्रकारी में पुस्तकालय उनका आज भी है, ये आज भी है वहाँ बोलपुर में, शांति निकेतन आज भी है वहाँ पर। ठीक है, कला भवन थी वहाँ पर, लोक शिक्षा संसद 1936 में, ये भी सिल, सिल्वैन लिवी और ब्रिटनिज स्टेनो और टूसी जैसे विश्व भारती का भ्रमण किया और इससे काफी प्रशंसा हुई। ठीक है, विश्व के महान शिक्षाविद भी आए हुए थे, विश्व के महान शिक्षाविद जो कहाँ पे भ्रमण किए थे, शांति निकेतन में, शांति निकेतन आए थे। कौन कौन आए थे, देखो लिखा है ना, सिल्वैन लिवी, सिल्वैन लिवी, और दूसरे स्टेनो, स्टेनो, और तीसरे कौन थे, टूसी। ये लोग क्या थे, विश्व के बड़े बड़े शिक्षाविद थे, टीचर्स थे, ये भी लोग आए हुए थे शांति निकेतन।
और साथ-साथ टैगोर का कथन है, सुनो, टैगोर का कथन है कि सांसारिक बंधनों में पड़ने से पहले बालकों को अपने निर्माण कला में प्रकृति का प्रशिक्षण प्राप्त करने दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए 4 गो वर्ण बनाए गए हैं, मतलब 4 गो समाज बनाया गया है। समाज में 4 गो वाद बनाए गए हैं, 4 गो वाद। 0 से लेकर 25 साल तक ब्राह्मणवाद होना चाहिए। ब्राह्मणवाद मतलब 0 से लेकर 25 साल तक केवल शिक्षा ग्रहण करना है। उसके बाद 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन। उसके बाद वानप्रस्थ जीवन 50 से लेकर 75, और 75 से लेकर 100 तक वृद्धात, यानी कि आपको सन्यासी जीवन। ये होना चाहिए आपका ब्रह्मवाद, ब्रह्मवाद जीवन। यानी 0 से लेकर 25 तक, जन्म से लेकर 25 तक आपका ब्रह्मवाद जीवन होना चाहिए। यानी इसमें केवल क्या पाना है आपको? शिक्षा पाना है। केवल शिक्षा के लिए ये समय केवल शिक्षा के लिए होगा। 25 से 50 साल तक आपका गृहस्थ जीवन होगा, गृहस्थ। इसके बाद होगा वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। और इसके बाद होता है सन्यासी या फिर घर छोड़ प्रस्थ। घर को छोड़ दो टोटली, क्योंकि अब केवल भगवान पे ध्यान लगा दो, ठीक है। बुढ़ापे में क्या करोगे? पढ़ाई करोगे। वैसे तो शिक्षा को मतलब कोई भी तोला नहीं जा सकता किसी भी समय में। शिक्षा हर समय मिलते रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सन्यासी जीवन। इस समय क्या हो जाए? पूरा का पूरा सन्यासी। 75 से कौन से? 100 साल। ये 4 गो ब्रह्मवाद है, ठीक है। ये ब्रह्मवाद है। ब्रह्मवाद मतलब 0 से 25 साल तक आप पूरा ब्राह्मण बन के रहिए, शिक्षा ग्रहण करिए, बेहतरीन शिक्षा, ज्ञान पाइए, और उसके बाद आपके हो जाएगा क्या चीज? गृहस्थ जीवन। लेकिन अभी दिखाई देता है कि अभी से ये खत्म है। गृहस्थ इसमें नहीं है, गृहस्थ इसमें चला गया है। मतलब शादी वादी करके सेटल हो जाता है। अब ये क्या करेगा रे? उम्र तो अभी 100 साल तक जाइबो नहीं कर रहा है, 60 साल। देखो इधर उम्र घट रहा है तो इधर सब क्या कर ले रहा है? शादी कर ले रहा है, गृहस्थ जीवन। पढ़ाई लिखाई के समय में गृहस्थ जीवन हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों का गृहस्थ जीवन हो जा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत लोगों का गृहस्थ जीवन होने वाला है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था गृहस्थ जीवन नहीं होना है 0 से लेकर कितना तक? 25 साल तक। जन्म से लेकर 25 साल तक गृहस्थ जीवन नहीं होना है, इसमें केवल और केवल ज्ञान लेना है। रविंद्र मेरा बात मत मानो तो रविन्द्रनाथ टैगोर का बात मान लो। वो कहे थे कि ये ब्रह्मवाद में आप क्या ले सकते हो? केवल शिक्षा ले सकते हो। 25 साल तक शिक्षा ले लीजिए, उसके बाद गृहस्थ खुदे हो जाइए। गृहस्थ में भी आके एक बार देखिए लेना, ठीक है। वो कहा जाता है ना, जब तक कोई ठोकर नहीं खाता है तब तक सीखता नहीं है। नया अगर कोई पाँव किसी पत्थर से टकराएगा ना तो वो चोट ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कंकड़ आपके जूते में चला जाए तो नाच करा देता है। होता है कि नहीं होता है? चप्पल में चल जाता है, जूता में चल जाता है तो निकाल के उसके बाद फिर पहनना पड़ता है, ठीक है। और अगर पत्थर से टकराया तो वो बाद में ठीक हो जाएगा। इसीलिए संभलने का मौका भगवान बार बार देते हैं। ये पढ़ाई का मौका है, पढ़ाई कर लीजिए बस। और इससे भारी काम तो हमको नहीं लगता है कुछ और है। पंखा मिल जा रहा है, एसी रूम मिल जा रहा है, घर पे और कुछ काम है पढ़ाई के अलावा? अगर यही तुमको काम दे दिया जाए थोड़ा सा खेत में जाके खटने का, खट पाओगे? वो काम भारी लगा कि ये काम? लेकिन ये भी नहीं होता है, पढ़ाइयो नहीं होता है, ठीक है। अभी दुनिया ऐसी हो गई है ना, क्या ही बताए, मोबाइल की दुनिया हो चुकी है ना। सब सब कुछ बंद उंद करके खाली पढ़ाई करो, खाली पढ़ाई। किताब से ज्यादा ज्ञान और कोई नहीं दे पाएगा। एक टीचर भी ज्ञान लेता है किताब से ही या दूसरे से, है ना। लेकिन जब देता है तो उसको सब कुछ देखना पड़ता है, उसकी इकोनॉमी का, समाज का, किताब पुस्तक, सब चीजें के बाद आपके पास रखता है, वो तथ्य उसके पास रखता है। और शिक्षक क्या होता है? जब तक तथ्य ना हो तब तक वो शिक्षक शिक्षक नहीं है। तथ्य मतलब उसके पास उस सब चीजों की क्या होनी चाहिए? एक डेटा होना चाहिए। जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं तो शांति निकेतन का मेरे पास डेटा ही नहीं है, कहाँ पर है क्या नहीं है। हम डेटा ही ना रखे तो उसके बाद वो चलेगा थोड़ी। तो कंडीशन यही है कि 0 से लेकर 25 साल तक जो उम्र मिला है, इसी उम्र के अनुसार से आप चलिए। अगर इस हिसाब से चलिएगा तो आपका जीवन एकदम बेहतरीन तरीके से कटेगा।
नहीं तो वही टेंशन वेंशन हमेशा रहेगा, हमेशा टेंशन रहेगा। इसका टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, उसका टेंशन, के रिचार्ज हुआ कि नहीं हुआ, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़े कि नहीं बढ़े, इसी सब चीज का टेंशन रहेगा। और तुमको बता देते हैं, आज के बाद कान में रख लेंगे घरे, दे देंगे किसी भिखारी को। वैसे भी अनाथ आश्रम में बहुत सारे बच्चे हैं, दे देंगे, कान में लगा के आएगा तो। गाना सुनते सुनते आते हैं बेटा। इतना मतलब डूबल रहता है, गाना सुनेंगे। कौन सा सुनेंगे? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, दादा हाल हो। अभी मोटिवेशन गाना नहीं सुनेगा, इन्हें कि मेरा वीडियो ही का गाना सुन ले, मेरा वीडियो ही देख ले। आएंगे बेटा गाना सुनते सुनते। तो गृहस्थ जीवन होने का बहुत ज्यादा टाइम है अभी, 25 से 50 साल तक। अभी गृहस्थ होने की जरूरत नहीं है। क्या, अगर जो भी होना चाहते भी हैं, इसमें होना भी चाहते हैं, अभी जैसे आपकी उम्र ही कितनी होगी, 15 साल, 14 साल, 15 साल होगा, है ना? और भी कम होगा नहीं तो, 15 साल, 15 साल हो गया ना, तो कोनो कोनो अभी से 18 साल का बन जाता है। ठीक है, अब हम का ही बोले, 15 साल में 18 साल का बन जाता है, सब कुछ जान जाता है, सब कुछ। तो यही तो उम्र है बिगड़ने का, ये उम्र होता है बिगड़ने का। और ज्यादातर लड़के लड़कियां अभी बिगड़ ही रहे हैं। अगर उसको संभाला नहीं जाए ना, तो भविष्य कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ भविष्य बचेगा ही नहीं, हमेशा टेंशन घेरे रहेगा, किसी ना किसी बात का टेंशन घेरे रहेगा। और एक बार नहीं हो तो एक बार पढ़ के चक्कर में देखवे करो, देखिए लो, क्या दिक्कत है? एक बार चक्कर में पड़ जाओ, और उसके बाद फिर धोखा खाओ, और उसके बाद पूरा एकदम अब तो आईएएस निकाल लेंगे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये अब तो बनिए जाएंगे आईएएस। हाँ। चाहे सेब चाकू पे गिरे, चाहे चाकू सेब पे, कटेगा कौन? सेब कटेगा। ठीक है, तो वही हालत हो जाता है। जब कहीं इधर उधर नहीं देखे रहता है ना, तो उस गड्ढे में जब गिरता है तो गड्ढे से निकालने वाला भी कोई नहीं रहता है। और अभी से आप अगर उस गड्ढे में गिर गए, सबके लिए बता रहे हैं, अगर आप उस गड्ढे में गिर गए, वो गड्ढा लाल पीला हरा का है, वो अगर उस गड्ढे में गिर गए तो दीपक सर भी खींचने नहीं आएंगे, इस गड्ढे में और ढकेल देंगे, और ऊपर से मिट्टी दाब देंगे, समझ लीजिएगा। इसीलिए बता रहे हैं, अभी आपका समय है पढ़ने का, बस पढ़ाई करिए। दोस्ती करना है, प्यार करना है, किससे करिए? पुस्तकों से करिए। ठीक है, समझ नहीं आया? हाँ, हो गया, ये चैप्टर खत्म है, और इसमें कुछ है नहीं। चैप्टर का रूपरेखा बस यहीं तक था। इसके बाद 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अरे बाप रे बाप, भंग भंग आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह, हाँ पूरा का पूरा दांडी मार्च यात्रा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, ऐसे करके पूरा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। 6 चैप्टर टोटली गांधी जी के बारे में है, जो कि आपको बताया जाएगा 1885 से लेकर जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ तब तक की कहानी। 1885 में कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस बना, के इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, और उसके बाद देश आजाद हुआ। इसी बीच में आप लोग को सारा चीज पढ़ना है। ठीक है, ये 6 चैप्टर आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें आप लोग को 3-4 गो डेट्स आपको लोग को याद रखना है। बरदौली सत्याग्रह, चौरा चौरी हत्याकांड, 22 पुलिसकर्मियों को कैसे जलाया गया, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, 1931 का गोलमेज सम्मेलन, 1930 का गोलमेज सम्मेलन, लॉर्ड इरविन समझौता, इरविन गांधी समझौता, उसके बाद 1935 का अधिनियम, 1940 में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का नारा करो या मरो का नारा, 1947 में देश आजाद, 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु, और उसके बाद हमारे देश का संविधान लागू 1949 में। ठीक है, उसी संविधान के अनुसार से आज हम लोग 2026 में फिर पहुंचेंगे।
ठीक है? ये चैप्टर 6 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप लोग को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा। गांधी जी के बारे में जानने को मिलेगा, रवीन्द्रनाथ टैगोर का राखी दिवस के बारे में जानने को मिलेगा, बंग भंग आंदोलन के बारे में जानने को मिलेगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जो किया था बंग भंग, लेकिन राखी दिवस की वजह से हम लोग बच गए और देश क्या हुआ? बँटवारा नहीं हुआ। बंगाल जो ये है ना पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, जिसका नाम क्या था? बांग्लादेश। बांग्लादेश अभी है नाम, तो पहले क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान नाम था, तो वो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।